तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Django को एप्लीकेशन को AWS के EC2 इंस्टेंस पे हम सेट करते हैं। और Django के एप्लीकेशन को हम गिट से उठा के EC2 इंस्टेंस पे सेट करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी गिट पे है। अब हम इसे गिट से उठा के AWS के इंस्टेंस पे EC2 पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं EC2 पे। EC2 पे आने के बाद हम यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर हम Ubuntu सिलेक्ट कर लेंगे और शेयर फ्री टीयर को यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे की पेयर लॉगिन है, इसको की पेयर लॉगिन कर सकते हैं हम, लेकिन हम प्रोसीड विदाउट की पेयर करते हैं अभी, क्योंकि हमें इंस्टा में डिलीट करना है आफ्टर दिस वीडियो। यहाँ पर हम एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आप नया भी बना सकते हैं, तो बेटर यही होता है कि जब आप नया इंस्टेंस क्रिएट करें तो नया सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करें। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। ये विद इन अ मोमेंट, फ्यू मोमेंट्स आपको ये इंस्टेंस लॉन्च करके दे देता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। नए टैब में ओपन होने के बाद यहाँ पे इंस्टेंस लोड हो रहा है। यहाँ पे आवर ग्लास की एक आइकन आएगी। सॉरी, आवर ग्लास की नहीं, एक क्लॉक आइकन आ रही है। ये बता रहा है कि ये इंस्टेंस अभी क्रिएशन के प्रोसेस में है, कम्प्लीटली क्रिएट नहीं हुआ, पेंडिंग है थोड़ा सा। थोड़ी देर में ये भी अभी क्रिएट हो जाएगा। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, तो हमको ये कनेक्ट हाईलाइट हो गया। और ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो ये हमें काम आने वाली है थोड़ी देर बाद। इसमें हम यहाँ नोट करके रख लेते हैं फिलहाल के लिए। इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये इसी ब्राउज़र के कंसोल में, कंसोल इसका सर्वर का कंसोल यहीं ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। और ऐसा नहीं करना चाहते तो हम अपने कमांड लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं SSH करके। तो ये आ गया। तो सबसे पहला काम ये होता है हमारा कि जब हम कोई भी AWS का EC2 का इंस्टेंस को सेटअप करें तो सबसे पहले अपडेट और अपग्रेड चलाओ। ताकि उससे क्या होगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सो अपडेटेड पैकेजेस है वो आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की बाय डिफॉल्ट जो होती है। क्योंकि ये उस टाइम की इमेज बनी हुई होती है जिस टाइम का जो इमेज होता है पुराना, वो इमेज होती है एक कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पहले की। अपडेट एंड अपग्रेड चलाने से क्या होता है कि सारे पैकेजेस अपडेट हो जाते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आए हुए होते हैं। ये हो गया। अब दूसरे केस में अब हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम विम इंस्टॉल करेंगे, पाइथन इंस्टॉल करेंगे, पाइथन PIP इंस्टॉल करेंगे, पाइथन 3 डेव है, ये है ये है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल नहीं करें, क्योंकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने से एनजिंक्स के साथ रिवर्स प्रॉक्सी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम यहाँ पर से ये इंस्टॉल अपना कर देते हैं सारे एप्लीकेशंस को एक साथ, सारे पैकेजेस को एक साथ। वंस वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा हम अपने डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। गिट के URL से हम अपना पैकेज क्लोन करेंगे। अब हम एक काम करेंगे। अब हमारा चूंकि ये अपग्रेड हो गया, पैकेजेस इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया, हम यहाँ पर अपने गिट से अपने एप्लीकेशन को क्लोन कर लेते हैं। हमारे केस में ये Django CRM नाम के फोल्डर में ये क्लोन हो रहा है। अब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। फोल्डर में जाने के बाद हमें जो काम करना है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है और PIP 3 के थ्रू इंस्टॉल करना है। ये गलती मत करना कि उस कमांड इस पैकेज जब ये पैकेज इंस्टॉल करो तो इसके साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट मत इंस्टॉल करो। ये गलती आपको नहीं करना है। इस फोल्डर के अंदर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट
इंस्टॉल कर देते हैं। हमारा यहाँ पर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाता है। अब जब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसी डायरेक्टरी के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं VENV के नाम से, विद दिस कमांड वर्चुअल ENV VENV। नॉट ये कमांड इस फोल्डर के बाहर नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने PIP इंस्टॉल इस फोल्डर के अंदर किया है। और अगर चल भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर LL करके एक्चुअली कि क्या है। यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया है। इस फाइल के अंदर रिक्वायरमेंट डॉट TXT के अंदर हमारे वो पैकेजेस हैं जो हमारी एप्लीकेशन को रन कराने में काम देते हैं। तो वो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम इस पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पैकेजेस के अंदर एक्चुअली में है क्या। इस पैकेजेस के अंदर ये इस तरह की ये फाइल है, इसमें सारे पैकेजेस हैं जेंगो के, जो जेंगो को ज़रूरत होता है रन कराने के लिए। तो उससे पहले हमको पहले अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड होता है सोर्स बिन सोर्स VNV बिन एक्टिवेट। अब इसके अंदर हम अब ये कमांड चलाने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर PIP स्टॉर -r रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT कर लेते हैं। यही कमांड है PIP इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट TXT। वो करने के बाद हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। ऑब्वियसली हम SQLite यूज़ कर रहे हैं, MySQL यूज़ नहीं कर रहे हैं डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। तो इसकी रीड यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप MySQL यूज़ करेंगे उसके लिए आप हमें हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन डॉकर कंटेनर देख सकते हैं। तो जब आप MySQL यूज़ करते हैं तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो टेबल्स क्रिएट कर देगा बैक में अंदर में। और तभी ये कमांड भी तभी नीड होती है, जैसे मैं अभी चला के दिखा देता हूँ, मुझसे कोई नीड नहीं है इसकी। तो यहाँ पर मैं ubuntu के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड ubuntu में लिख देता हूँ। सुपर यूज़र भी बन गया। अब हम फाइनली अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर से रन करा के देख लेंगे ये रन करेगा या नहीं। लेकिन रन कराने से पहले अभी आपको ये दिखा दूँ, ये पोर्ट नंबर 80 पे हमारा एप्लीकेशन है, सॉरी 8000 पे हमारा एप्लीकेशन है जो रन कर रहा है। लेकिन हमारा पोर्ट 8000 ओपन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट AWS में। और यहाँ पर हमने Nginx इंस्टॉल किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट 80 हमारा पोर्ट ओपन था उस सिक्योरिटी ग्रुप में, तो Nginx का ये वेलकम पेज तो आ रहा है। लेकिन वो पोर्ट ओपन नहीं है, हमें वो पोर्ट यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिक्योरिटी में यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, ये है हमारा, हाँ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी टैब पे हम यहाँ पे आते हैं, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। हम इस पे जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट 8000 को ओपन करना पड़ेगा, तब जा करके उसको इनकमिंग ट्रैफिक यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर आप एडिट इनबाउंड भी करेंगे, इनबाउंड रील करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रील करेंगे, कस्टम TCP में पोर्ट 8000 ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप सेव रूल कर दो, अब आपका पोर्ट 8000 ओपन हो गया। अब आप जाके इस इंस्टेंस को जब रन करेंगे तो आपको पोर्ट 8000 से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये कह रहा है 000, मतलब इसका मतलब जो सर्वर की IP है कोलन 8000 पोर्ट, यानी कि हमारा इसको यहाँ पे 8000 को ये रन कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अबंटू अबंटू से लॉगिन भी हो जाएगा, जो हमने सुपर यूजर क्रिएट किए थे उससे ये लॉगिन भी हो जाएगा। ये लॉगिन भी हो गया, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमको ना 8000 पे एप्लीकेशन अपना नहीं चलाना, हमको एक्चुअली चलाना है यहाँ पे। हमारी रिक्वेस्ट आएगी Nginx पे, Nginx इंटरनली हिट करेगा यूनिकॉर्न को जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर होने वाला है। यूनिकॉर्न हमको रिक्वेस्ट वापस रिटर्न देगा Nginx को, और Nginx हमारे ब्राउजर को देगा। समथिंग रिवर्स प्रॉक्सी इसी को कहते हैं। माने
कहने का मेरा मतलब ये है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा यूज़र, ये यूज़र है, मल्टीपल यूज़र है, किसने हिट करा सर्वर को। यहाँ पर हमारा एनजिंग्स बैठा हुआ है, यहाँ पे एनजिंग्स बैठा हुआ है। ये बीच पे पीछे जाके बात करेगा यूनिकॉर्न से। यहाँ पर हमारा यूनिकॉर्न बैठा हुआ है। यूनिकॉर्न एक एप्लीकेशन सर्वर है जो जेंगो के एप्लीकेशन को चलाता है। तो एनजिंग्स रिक्वेस्ट यूज़र से लेगा, यूज़र यूज़र से एनजिंग्स रिक्वेस्ट लेगा, एनजिंग्स फॉरवर्ड करेगा यूनिकॉर्न को, यूनिकॉर्न रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स को एनजिंग्स वापस इन यूज़र को सर्व कर देगा। इसको कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। तो अब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हम कहाँ पे, एप्लीकेशन चल गया, चलो ठीक है, इसको टेस्ट कर लिया, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम मेक श्योर कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए यूनिकॉर्न को इंस्टॉल करना है। मतलब हम इसके बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है, इससे बाहर नहीं निकलना है। अब हम यहाँ पे यूनिकॉर्न इंस्टॉल करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है जेंगो सर्वर, जेंगो के लिए। उसके बाद हम यूनिकॉर्न के थ्रू इस, हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का नाम है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हम पोर्ट 8000 पे यूनिकॉर्न पे से पोर्ट को बाइंड करके देखते हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन चलता है नहीं चलता। तो ये एप्लीकेशन फिर से दोबारा चल गया है। यहाँ पर से चेक कर लो आप, यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे बंद करा के दिखा देता हूँ मैं। इसको मैंने बंद किया, शटिंग डाउन। अब ये बंद हो जाना चाहिए हमारा, ये बंद हो गया। तो वापस इसको हम यूनिकॉर्न से चलाते हैं। पहले हमने डायरेक्ट पाइथन से चलाया था, अब इसको वापस चलाते हैं, ये वापस चल रहा है, ठीक है। हमारा इसकी ज़रूरत है नहीं। अब हमें डीएक्टिवेट करके हम एनवायरनमेंट के बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद अब क्या करेंगे, हम एक यूनिकॉर्न की सॉकेट फाइल बनाएंगे और एक सर्विस फाइल बनाएंगे। सॉकेट फाइल के थ्रू सर्विस स्टार्ट होगी यूनिकॉर्न की ऑटोमेटिक, जब इंस्टेंस रीस्टार्ट होगा तब। हम ये सर्विस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं। सर्विस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया यूनिकॉर्न सॉकेट, रन करेगा यूनिकॉर्न डॉट सॉक सॉकेट डॉट टारगेट, ठीक है। ठीक है, और ये टारगेट, एक मिनट नाम बदल हो गया, सॉकेट डॉट टारगेट। सॉकेट डॉट टारगेट, लास्ट लाइन में दिक्कत हो गई, टाइप करके एग्जिट। ये बात की एस्केप शिफ्ट जेड जेड। तो सॉकेट फाइल हमारा बन गया है। सॉकेट फाइल के बाद अब हम यूज़र और ग्रुप देख लेते हैं कि इस डायरेक्टरी का यूज़र और ग्रुप है कौन सा। हम एल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा यूज़र भी ubuntu है, ग्रुप भी ubuntu है, ठीक है। ये हमें नेक्स्ट में सर्विस फाइल क्रिएट करने में भी काम देने वाला है। अब यूनिकॉर्न की हम सर्विस फाइल बनाने वाले हैं। यूनिकॉर्न की सर्विस फाइल हम बनाते हैं इस तरीके से। और इसके नीचे हम यहाँ पर ये कोड डालने वाले हैं। इस कोड को डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर होम ubuntu जेंगो CRM, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बिन के अंदर यूनिकॉर्न है। ये वर्किंग डायरेक्टरी है जो हमारा प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, जिसके अंदर हमारा मेन डॉट py फाइल है। यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का नाम है, जिसको हमने यहाँ पर यूनिकॉर्न से बाइंड किया था। यूनिकॉर्न से इसको ही हमने बाइंड किया था, इसको ही हमें यहाँ पे टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर ये यूज़र ubuntu है, ग्रुप www डेटा है, तो ये ग्रुप को अभी www डेटा छोड़ देते हैं। we will see if it is not going to work, तो हम इसको दोबारा चेंज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो चल जाना चाहिए। ये हो गया। अब हम यूनिकॉर्न के सॉकेट को स्टार्ट करते हैं, एनेबल करते हैं, सॉरी, यूनिकॉर्न के सॉकेट को स्टार्ट करते हैं और यूनिकॉर्न के सॉकेट को एज सर्विस एनेबल कर देते हैं।
ये इनेबल करने के बाद अब हम आते हैं एनजिंक्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम बनाने वाले हैं। उससे क्या होगा कि हमारा रिवर्स प्रॉक्सी जो काम करेगी वो इसके थ्रू ही काम करेगी। तो एनजिंक्स का काम क्या है? एनजिंक्स का काम ये है, लिसन करना हमारे पोर्ट को, पोर्ट 80 को लिसन, 80 पे लिसन करके 8000 पे फॉरवर्ड करना और 8000 से रिस्पॉन्स लेके पोर्ट 80 को वापस देना। ये हमारा एनजिंक्स का रिवर्स प्रॉक्सी का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर हमने डाला हमारी इंस्टेंस की आईपी है 18 144 70 248। हम इस आईपी को चेंज करेंगे यहाँ पे। 70 248। अब क्या करेंगे? अब जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी बनी यहाँ पे, जहाँ भी बनी है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, तो इसको इनेबल भी करना पड़ता है। इसको इनेबल करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे इस कमांड पे। तो ये इनेबल हो गया। अब इंजिन्स को रिस्टार्ट कर लेते हैं और इंजिन्स को रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। इंजिन्स रिस्टार्ट कर लिया हमने। अब ये तो हमारा चल नहीं रहा होगा ऑब्वियसली। अब हम डायरेक्ट अपने आईपी को हिट करते हैं, देखते हैं कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। तो हमारे आईपी पे डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन चल गई है, यानी कि हमारा यूनिकॉर्न भी चल गया है, इंग्लिश भी चल गया है और वो सही से काम भी कर रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो अभी ये जो फाइलें ख़राब हो रही हैं तो इसका कारण ये है कि इस सर्विस फाइल के अंदर ये सब पाथ इनको मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए पाइथन कलेक्ट स्टैटिक वाला कमांड चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक, उसके लिए फिर वापस हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। कोर्स बिन भी बिन एक्टिवेट। आर यू श्योर? क्या? यस, मोस्ट प्रोबेबली इससे हो जाना चाहिए। देखते हैं प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड का एक्सेप्शन आया है, वो हमें एप्लीकेशन में चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या तकलीफ हुई है। और देखते हैं, चला तो चला। और हमारा जो मेन काम था वो काम हो गया है, एप्लीकेशन जो चलना था वो चलेगा हमारा। अब हम दूसरा चीज़ ये चेक करने वाले हैं कि हमारा इंस्टेंस को रिबूट करने के बाद ये अपने आप चलता है नहीं चलता है। उसमें हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, हम जो इंस्टेंस को रिबूट करें तो हमारी आईपी बस चेंज ना हो। ये 18 144 70 248, बस ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज हो गई तो फिर हमें वहाँ पर सेटिंग्स फाइल में, सर्विस फाइल में इन सब में चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, रिबूट करते हैं इंस्टेंस को। रिबूट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी ये रिबूट हो रहा है। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये बंद हो गया होना चाहिए। इसके ये वेट कर रहा है तो उम्मीद है कि ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। हमारा इंस्टेंस इंस्टेंस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिस्टार्ट किया तो क्या हुआ? रिस्टार्ट हुआ नहीं, बस सक्सेसफुली रिबूटेड दिखा तो रहा है। इंस्टेंस रिबूट होने के बाद आईपी तो चेंज हो गई। 18 144 70 248, और 248 ही दिखता है।
रनिंग है। फिर से हिट करते हैं इसको। तो इंस्टेंस हमारा रिस्टार्ट हुआ है और अपने आप हमारा एप्लीकेशन भी रिस्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से हम गिट के थ्रू उठा के एनजिन्स के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को मूव करते हैं, और इस आईपी एड्रेस को वापस हम अपने, जब ये इलास्टिक आईपी होगा, क्योंकि ये इंस्टेंस की आईपी चेंज होती है, तो हम इलास्टिक आईपी से इसको कनेक्ट करके इस इलास्टिक आईपी को हम डीएनएस ए रिकॉर्ड में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन हमारे हमेशा अपने हमारे सर्वर पे चलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।